हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जो चैप्टर है तलपट, इसकी ऑलरेडी एक क्लास में यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। तलपट की एक क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं ली है उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लें। अब आप कहोगे सर वो क्लास क्यों देखें और ये क्लास आप पढ़ा तो रहे हो, हम तो इसी से पढ़ लेंगे। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे, मेरे लाल, जो तलपट की इससे पहले मैंने क्लास अपलोड की है उस क्लास के अंदर बेटा मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन यानी जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो समझाया है कि तलपट होता क्या है, तलपट को कैसे बनाते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण और अवगुण क्या है। मतलब वो थ्योरी वाला पोर्शन था जो मैं उस क्लास के अंदर आपका ले चुका हूं। ये वाली क्लास है यानी कि जो आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं बेटा, इसमें मैं क्या कराऊंगा? इसमें मैं आपको कराऊंगा कि तलपट यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है उसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तलपट को कैसे तैयार किया जाता है। और हाँ, मैं आपको एक गारंटी भी देना चाहूंगा। आपको सर कैसी गारंटी दे रहे हो, आप कुछ बेच रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। बट मैं आपको गारंटी ये दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी 20 से 25 मिनट की क्लास अटेंड कर ली तो 101% आज आप ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाना सीख जाओगे। आप ये मानकर चलो कि अगर आपको वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, मतलब आपकी आंखों के सामने अंधेरा है, आपको नहीं पता कि भैया क्या होता है वाणिज्य, उसके बावजूद भी आप ट्रायल बैलेंस तो बना लोगे। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आप अपने एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपने मेरी आज की क्लास को बहुत ध्यान के साथ समझा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप वाणिज्य में तलपट बनाना तो सीख जाओगे। इवन आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, और आप मेरी 10 मिनट की क्लास ले लोगे, 15 मिनट की क्लास ले लोगे, तो मेरे बच्चे आप भी आज ट्रायल बैलेंस बनाना सीख जाओगे। ये तो थी भाई बातचीत जो हमारी हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे हैं। देखो मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए भाई हमारे यहाँ पर 3 विधियां, 3 मेथड चलते हैं। एक होती है योग विधि, एक होती है शेष विधि, और एक होती है योग एंड शेष विधि। अब बारी आई, सर आप कौन सी विधि से समझाओगे? भाई मैं तो उस विधि से ना समझाऊंगा जिस विधि से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन जो आता है बेटा वो आता है शेष विधि से। यानी कि नॉर्मली जो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है बेटा वो बनाना होता है शेष विधि से यानी कि बैलेंस मेथड से। तो मैं आपको आज ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा बैलेंस मेथड से। आप बस 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इस क्लास को बहुत ध्यान से समझ लो। गारंटी है कि आपको आज ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा, चाहे आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, आपको कुछ भी नहीं आता। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना, जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूं उन बातों पर आपको ध्यान देना है। देखो जी, ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन कैसे आता है पहले उसकी बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन की इस तरह से लिस्ट दे दी जाएगी। इस तरह से लिस्ट, बहुत सारे आइटम दे रखे होंगे, आहरण, ब्याज, विक्रय, क्रय, बहुत सारे लाइन से आइटम दे दिए जाएंगे, उनके अमाउंट दे दिए जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारे आइटम देंगे, सैलरी, वेजेस, वेतन, पूंजी, ब्याज, बहुत सारे आइटम होंगे, सबके अमाउंट दे रखे होंगे। और आपसे वो कहेगा भैया ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो देखो ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, आपको इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। देखो बहुत आसान काम है, ये तो बना सकते हो भाई, स्केल लेकर जाओगे, स्केल से लाइनें खींच दोगे। तो सर मजाक कर रहे हो? हाँ जी बेटा मजाक किया। 4 कॉलम होते हैं, उसकी कोई बात बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे बनाना है। 3 कॉलम आपको बनाने जो मेन है। एक होता है बेटा पर्टिकुलर, ध्यान से समझिएगा। एक होता है डेबिट साइड, एक होती है बेटा इसमें क्रेडिट साइड। 3 कॉलम है, एक पर्टिकुलर, एक डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर नाम लिखने के लिए होता है, इसमें आपको अमाउंट लिखना होता है, एक तरह से रुपीज होते हैं बेटा, ये रुपीज होते हैं ये। एक डेबिट का कॉलम है रुपीज के लिए और एक क्रेडिट का कॉलम है। यानी कि नाम आपको यहां पर लिखने हैं, उनके अमाउंट या तो डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। बस यही आज हमें सीखना है। क्वेश्चन में एक लिस्ट होगी,
बहुत सारे नाम होंगे, वो सारे नाम आप यहाँ पर उतार दोगे। वेतन दे रखा होगा, वेजेस दे रखा होगा, सैलरी दे रखा होगा, पूंजी दे रखी होगी, सारे नाम यहाँ पर लिखने, जो भी लिस्ट में नाम दे रखे क्वेश्चन में, वो सारे नाम आप लाइन से इसके अंदर उतार दोगे, बिना कुछ सोचे। कुछ नहीं करना आपको, 2 नंबर तो मिल गए। जितने भी क्वेश्चन में आइटम दे रखे हैं वो सारे आइटम आप इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में उतार दोगे। वहां पर इस तरह से दे रखे होंगे सारे नाम इकट्ठे, आप सारे आइटम को यहाँ पर लिख दोगे पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर। इतना कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। भाई इतना तो भारी नहीं है ना। जो भी क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखे होंगे, मैंने कहा आइटम्स दे रखे होंगे बहुत सारे, उन सब आइटम को यहाँ पर लिखते चले जाओगे। उनका पैसा नहीं, सिर्फ उनके नाम यहाँ पर लिखोगे। उनका पैसा या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ये पहचान करनी है। यही ट्रायल बैलेंस है कि किसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है और किस आइटम के अमाउंट को आपको क्रेडिट वाले साइड में लिखना है। ये समझने वाली बात है। यही हमारा चैप्टर है, यही हमारा क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय पर कौन से आइटम का बैलेंस डेबिट वाली साइड में आएगा और ट्रायल बैलेंस बनाते समय पर कौन से आइटम का बैलेंस आपके क्रेडिट वाले साइड में आएगा। अगर आपने इतना सीख लिया तो बस ये मानकर चलो आपको पूरा चैप्टर आ गया। अब बारी है सर कौन सा आइटम डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में, ये बता दो। चलो जी मैं बता देता हूं, तो सुनो बेटा ध्यान से। यहां पर देखो, देखो जी, डेबिट वाली साइड मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर है, उसमें आपको आइटम्स के नाम लिखने हैं। एक डेबिट में अमाउंट लिखना है, एक क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। तो डेबिट में किन किन आइटम का अमाउंट लिखना है, आपकी जो लिस्ट है आपको उसमें पहचान करनी है 2 तरह के आइटम। अगर वो आइटम आपकी क्या है, एसेट्स है या एक्सपेंस है। एसेट्स हैं या एक्सपेंस है। एसेट्स का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी। पहचान सकते हो बेटा हमारी संपत्ति क्या क्या होती है? भाई संपत्ति को तो पहचान नहीं सकते हो, या संपत्ति भी नहीं पहचान सकते। हमारी कैश क्या है, हमारी संपत्ति। आपको पहचाना है कि क्या वो बिजनेस की संपत्ति है जो आइटम दे रखा है। मशीनरी क्या है, संपत्ति। बिल्डिंग यानी कि भवन क्या है, संपत्ति। यानी कि अगर वो आइटम आपका संपत्ति है, आपकी एसेट्स है, तो उसे आप कहां पर लिखोगे, डेबिट वाली साइड में। उसका बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट वाली साइड में। दूसरा, अगर वो आइटम एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब होता है हिंदी में व्यय, खर्चा। अगर वो खर्च है, मैंने कहा बहुत सारे आइटम होंगे, उनमें से कुछ खर्चे होंगे, कुछ संपत्ति होगी, कुछ व्यय होंगे, कुछ आय होंगे, बहुत सारे तरह का, 5 तरह के आइटम होते हैं बेटा। अगर वो आइटम ये 2 तरह के, यानी कि या तो वो संपत्ति है या वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब खर्चे। खर्चे कैसे देखो बेटा, वेतन हमारा क्या है, खर्चा, यानी कि सैलरी बोलते हैं इंग्लिश में। क्रय यानी कि परचेज, ये भी क्या है, हमारा खर्चा। मजदूरी दी है, खर्चा। आने जाने का भाड़ा दिया है, खर्चा। तो जो खर्च हैं, व्यय हैं, वो भी कहां पर आते हैं, डेबिट वाले साइड में। तो मेरे साथ साथ जरा मन में जल्दी से अपने कॉपी पर लिखो और मेरे साथ साथ मन में बोलो कि डेबिट में हमें 2 चीजें लिखनी है, हमारी संपत्ति और हमारे खर्चे। संपत्ति और खर्च डेबिट वाली साइड में आएगा। मेरे साथ अपनी आईज क्लोज करो और मन ही मन में बोलो कि डेबिट वाली साइड में 2 तरह के आइटम के नाम आते हैं। आप गलत कर रहे हो, आंख नहीं बंद कर रहे हो बेटा, मन में पूरे दिल से पढ़ो। आईज क्लोज करो और बोलो कि एसेट्स में, सॉरी, डेबिट वाली साइड में हमारी संपत्ति आती हैं यानी कि एसेट्स, और हमारे एक्सपेंस यानी कि खर्चे आते हैं। बताओ, मन में सोचो, मैं नहीं बोल रहा हूं। डेबिट वाली साइड में एक और दूसरा, वेरी गुड, एक संपत्ति आती है और दूसरा व्यय आते हैं। एक संपत्ति आती है, दूसरा व्यय, व्यय मींस खर्चे आते हैं। क्रेडिट वाली साइड में क्या आता है बेटा, क्रेडिट वाली साइड में आते हैं हमारे पास 3 आइटम। इन्हें भी आपको बहुत ध्यान से समझना है बेटा। मैं आपको कक्षा 2 की तरह पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 9 में आप, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे हो, मैं समझ रहा हूँ स्थिति आपकी कैसी है, थोड़ी बड़ी भयावह स्थिति है बेटा। कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर बिल्कुल 0 हो तो भी पढ़ा दें, जिसे आता है वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, फिर भी वो भी ध्यान दे बेटा। क्रेडिट वाली साइड में 3 आइटम आते हैं। एक हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी को हम इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं बेटा, सॉरी बच्चे, दायित्व। एक हमारी इनकम यानी कि आय, और एक कैपिटल यानी कि पूंजी। मैंने कहा चीजों को 5 तरह के हमारे पास सारे आइटम होंगे, या तो वो संपत्ति और व्यय होगा। अगर संपत्ति और व्यय है तो डेबिट वाली साइड में लिख दोगे उसके बैलेंस को। और अगर वो दायित्व है यानी कि, या फिर वो आय है, हमारी इनकम है या हमारी पूंजी है, तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट वाली साइड में आएगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल बेटा समझ लो। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है पूंजी, अभी मैंने आपको बताया, जो पूंजी है वो कहां पर आती है बेटा, क्रेडिट वाली साइड में। और पूंजी का बिल्कुल उल्टा होता है आहरण। कहोगे सर ये क्या चीज है, आहरण का मतलब होता है बेटा जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है उस पैसे को वापस निकालो, आहरण।
तो ये उसका उल्टा है, इसलिए क्रेडिट वाली साइड, डेबिट वाली साइड में आएगा। पूंजी याद रखोगे, पूंजी कहां पर आएगी? क्रेडिट वाली साइड में। कैपिटल कहां पर आएगी? क्रेडिट वाली साइड में। जो आहरण है, मतलब ड्राइंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो कहां पर आएगी? डेबिट वाली साइड में। ऐसे एक शब्द होता है क्रय। अब क्रय सोचो, क्रय क्या होता है? क्रय कहोगे सर, क्रय तो व्यय होता है, खर्चा होता है, और खर्चे कहां पर आते हैं? डेबिट वाली साइड में। तो एक उसका उल्टा होता है क्रय वापसी। क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, तो वो कहां पर आएगा? क्रेडिट वाली साइड में। ये कुछ आइटम आपको याद करा रहा हूं। पूंजी क्रेडिट में आती है और पूंजी का उल्टा होता है आहरण, वो डेबिट में आता है। क्रय हमारा खर्चा है, क्रय आता है, खर्चे कहां पर आते हैं मेरा? डेबिट में। लेकिन क्रय की अगर वापसी दे रखी है तो वो कहां पर लिखोगे? क्रेडिट वाले साइड में। विक्रय, विक्रय मैंने बताया बेटा क्रेडिट में क्या क्या आता है? क्रेडिट में एक आती है इनकम, इनकम मतलब आय, और विक्रय सोचो बेटा क्या होता है? विक्रय तो आय होती है, विक्रय से तो पैसे आते हैं, इनकम है, और इनकम कहां पर आती है? क्रेडिट में, यानी कि विक्रय कहां पर आएगा? क्रेडिट में। तो विक्रय का उल्टा होता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, ये विक्रय का उल्टा है। अगर विक्रय, अगर बेटा मेरे बच्चे जो विक्रय है अगर वो क्रेडिट में आया तो विक्रय वापसी कहां पर आएगा? डेबिट में। ये 3 आइटम और याद कर लो। इतना तो याद कर सकते हो बेटा। मैंने आपको क्या क्या बताया? डेबिट में क्या क्या आता है? डेबिट साइड में आती है एसेट्स और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में आते हैं हमारा उधार, दायित्व, मतलब हमारे ऊपर जो उधार है, जो उधार है हमारे ऊपर से बोलते हैं दायित्व। इनकम जो हमारी आय है, और कैपिटल जो हमारी पूंजी है। ये 3 चीजें क्रेडिट में, और हमारी संपत्ति और एक्सपेंस हमारे डेबिट में। बाकी बेटा मैं कुछ आइटम के आपको देखो नाम बताता हूं कि कौन सा आइटम कहां पर आएगा, ताकि समझते भी चलते हैं एक एक करके कौन सा आइटम डेबिट वाली साइड में आएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट वाली साइड में आएगा। मैंने कहा आपको क्वेश्चन में बहुत सारे नाम दिए होंगे, उन नाम को आपको यहां पर लिख देना है। इसे बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब बारी है सर पूंजी कहां पर आती है? पूंजी, अभी मैंने बताया पूंजी कहां पर आती है बेटा? क्रेडिट वाली साइड में, उसका अमाउंट लिख देना है। नाम यहीं पर लिखोगे पर्टिकुलर में, उसका अमाउंट कहां पर लिखोगे? क्रेडिट वाली साइड। भूमि, सोचो भूमि क्या होती है? सर भूमि तो हमारी संपत्ति होती है, यानी कि हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स कहां पर आती है भाई? डेबिट वाली साइड में। प्लांट एंड मशीनरी, भाई तो हमारी एसेट्स है, अभी बताया था बेटा संपत्ति है, संपत्ति कहां पर आती है? डेबिट वाली साइड में। उपकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं बेटा? इक्विपमेंट। उपकरण भी हमारी संपत्ति हो गई, और संपत्ति कहां पर आती है बेटा? हमारी डेबिट वाली साइड। मैंने कहा क्वेश्चन में लिस्ट होगी, आपको इनके अमाउंट लिखने, लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूं कि कौन सा आइटम कहां पर आएगा, ताकि आपको याद हो जाए। फर्नीचर सोचो बेटा, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारी संपत्ति है कि नहीं है? हाँ, जैसे संपत्ति हमारी एसेट्स है, एसेट्स तो कहां पर आएगी? डेबिट वाली साइड में। हस्तगत रोकड़, कहो सर ये क्या चीज है भाई? इसका मतलब होता है कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना कैश है। तो अरे सर ये तो एसेट्स होती है, हमारी संपत्ति है, ये भी डेबिट में आएगा। बैंकस्थ रोकड़, यानी कि कैश इन बैंक, जो बैंक में हमारा पैसा है भैया, वो भी हमारी संपत्ति है। देनदार, देनदार समझते हो बेटा? जिनसे हमें पैसे वापस लेने हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं हम लोग डेटर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्हें डेटर्स। देनदार मीन्स डेटर, जो हमें पैसा देंगे, और चूंकि इनसे फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो ये भी हमारी संपत्ति कहां पर आएंगे? डेबिट वाले साइड में। प्राप्य बिल, इसमें इंग्लिश में इसका नाम बेटा लिखता चल रहा हूं मैं ताकि आपसे याद रहे आपको। प्राप्य बिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? BR, बिल रिसीवेबल। इन बिलों से पैसा मिलना है, ये भी हमारी क्या संपत्ति कहां पर आएगा? डेबिट वाले साइड में। कच्चे माल का स्टॉक, भाई कच्चा माल हो या पक्का माल हो, स्टॉक है ना भाई, एसेट्स है, एसेट्स है हमारी संपत्ति। निर्मित माल का स्टॉक, मैंने कहा कच्चा हो या पक्का हो, स्टॉक तो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स कहां पर आती है? हमारी इनकम कहां पर आती है? एसेट्स, डेबिट वाली साइड में। क्रय, अब क्रय क्या होता है बेटा? कहोगे सर क्रय भी एसेट्स? ना भैया, क्रय होता है व्यय, खर्चा, और खर्चे भी कहां पर आते हैं भाई? डेबिट वाली साइड में। आंतरिक ढुलाई, आंतरिक हो या बाह्य हो, ढुलाई है ना भाई, ढुलाई का मतलब खर्चा, और खर्चा कहां पर आता है? डेबिट वाले साइड में। बाह्य ढुलाई है तो ढुलाई यानी कि खर्चा, और खर्चे कहां पर आते हैं? डेबिट वाली साइड में। विक्रय, क्या विक्रय भी खर्चा है? नहीं सर, विक्रय तो आय है, और मैंने बताया था आय का पैसा अगर है तो कहां पर आएगा? वो क्रेडिट वाली साइड में। विक्रय वापसी कहां पर आएगा भैया? क्रेडिट वाली साइड में। क्रय, मैंने बताया था क्रय 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 क्रय, क्रय होता है हमारी खर्चा, और खर्च कहां पर आते हैं? डेबिट में, लेकिन ये क्या दे रखा? क्रय वापसी।
क्रय होता तो डेबिट में, क्रय की वापसी है तो क्रेडिट में। ब्याज का भुगतान यानी कि व्यय है, खर्चा है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट व्यय है तो डेबिट में। कमीशन या बट्टा प्राप्त, प्राप्त हुआ तो आय हो गई भैया। और आय कहां पर आती है मेरे बच्चे बताओ? आय आती सर क्रेडिट में, तो उसका बैलेंस कहां लिखोगे? क्रेडिट वाली साइड में। वेतन, जब तक कुछ नहीं लिखा तो वेतन दिया माना जाता है, जब तक कुछ ना लिखा तो क्या मानोगे? वेतन दिया, यानी कि दिया तो व्यय। और व्यय कहां पर आते हैं? डेबिट में। याद रखना, व्यय डेबिट में, आय क्रेडिट में। दीर्घकालीन ऋण, ऋण जानते हो बेटा किसे बोलते हैं? ऋण हम बोलते हैं अपने दायित्व को। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। लोन का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब दायित्व। और लायबिलिटी भी कहां पर आती है? क्रेडिट में। बेटा इतना तो याद करना पड़ेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा। क्रेडिट में क्या क्या चीजें आती हैं? आय आती है, लायबिलिटी यानी कि दायित्व आते हैं। देय विपत्र, इसे बोलते हैं बिल पेबल, बीपी। और बीपी भी हमारी क्या है? लायबिलिटी, फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा। और जो हमारी लायबिलिटी होती है वो भी कहां पर आती है? क्रेडिट में। लेनदार, जानते हो लेनदार कौन होते हैं? जो हमसे फ्यूचर में पैसा लेंगे, जिनसे हमने उधार में खरीदा था, वो आगे चलकर हमसे पैसा लेंगे। और आगे चलकर पैसा लेंगे तो हमारी लायबिलिटी है भाई। लायबिलिटी कहां पर आती है? क्रेडिट वाली साइड में। ग्राहकों से अग्रिम राशि, आपने अपने कस्टमर से पैसा ले लिया एडवांस, एडवांस में कोई पैसा ले लूं तो भैया लौटाना पड़ सकता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारे ऊपर उधार है, जिनका पैसा फ्यूचर में लौटाना पड़ सकता है, वो सब क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहां पर आती है बेटा? क्रेडिट वाली साइड में। आहरण, अभी अभी मैंने बताया था, पूंजी आती है क्रेडिट में, आहरण आता है डेबिट में। उसके बाद जब आप अपना क्वेश्चन बनाओगे और क्वेश्चन की दोनों साइड का टोटल करोगे तो बेटा गजब की बात यह है, आपके दोनों साइडें क्या आ जाएंगी? बराबर बराबर आ जाएंगी। और अगर दोनों साइडें बराबर बराबर आ गई तो बस ये आपकी क्या हो जाएगी? आंसर। और ऐसे ही आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। चैप्टर खत्म और आपको आ भी गया बेटा। कह रहे सर नहीं आया, एक बार और बताओ। चलो बताते चलते हैं, आप मुझे बताओगे, अब मेरे साथ साथ बोलोगे कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा सही बोलेगा। मेरे साथ साथ सोचते चलो, बताते चलो, मेरे साथ साथ बताओ बेटा, ताकि आपको पता चल जाए। पूंजी क्रेडिट में आती है बेटा, आहरण उसका पैसा डेबिट में लिखना है, मशीन हमारी संपत्ति है डेबिट में, विक्रय आय है, मैंने बताया था आय है, और आय कहाँ पर आती है? क्रेडिट वाली साइड में। इंग्लिश का इसका नाम लिख दूं भाई? सर लिख दो, सेल्स बोलते हैं। पूंजी को क्या बोलते हैं? चलो इंग्लिश में नाम लिखता चलता हूँ बेटा, इनका कैपिटल बोलते हैं। आहरण का मतलब होता है ड्राइंग्स। मशीनरी तो आप इंग्लिश में मशीनरी लिखोगे भाई। क्रय का मतलब क्या होता है? परचेज, और ये तो खर्चा है, व्यय है। और व्यय कहाँ पर आते हैं बेटा? डेबिट में। देखो इतनी बात याद रखनी बस आपको, व्यय डेबिट में, आय क्रेडिट में। विक्रय वापसी, विक्रय क्रेडिट में आता है, विक्रय वापसी डेबिट में आता है, उल्टा होता है बेटा ये। क्रय खर्चा है डेबिट में, और क्रय की वापसी उसका उल्टा आएगा, क्रेडिट में आएगा। इतनी बात तो याद रख लोगे, क्रय डेबिट तो क्रय वापसी क्रेडिट। मजदूरी यानी कि मजदूरी हमारा खर्चा है भाई, व्यय है, और व्यय कहाँ पर आते हैं? डेबिट में। ख्याति, ख्याति का मतलब समझते हो? ख्याति हमारी गुडविल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? गुडविल। भैया गुडविल तो हमारी संपत्ति है, संपत्ति एसेट्स में आएगी। ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला है भाई, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट में। बट्टा रिसीव, जहां भी प्राप्ति है ना, बट्टे का मतलब होता है बेटा डिस्काउंट, और वो भी रिसीव प्राप्ति है, तो जहां जहां प्राप्ति है वो इनकम होगी, और इनकम कहां पर आती है मेरे बच्चे? क्रेडिट वाली साइड में। बैंक अधिवर्ष, इसका मतलब होता है बेटा इंग्लिश में इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कहोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर मेरे बैंक में 1000 रुपए हैं और मैं बैंक से 1500 रुपए निकाल लूं, तो बैंक का मुझ पर 500 रुपये उधार चढ़ जाएगा, उसे बोलते हैं बैंक अधिवर्ष। कहोगे सर ऐसा निकाल नहीं सकते? बेटा आप नहीं निकाल सकते, अगर आपका करंट अकाउंट है, यानी कि बिजनेसमैन हो, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जो पैसा नेगेटिव हो जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? बैंक अधिवर्ष। और ये हमारी क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ पर आती है? क्रेडिट वाली साइड में। बैंक ऋण, ऋण नहीं है बेटा, ऋण है ये, ऋण। ऋण का मतलब लोन, और लोन क्या होती है? लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिट वाली साइड में। देनदार, जिनसे पैसे लेने हैं, हमारी संपत्ति। लेनदार, जिन्हें पैसा देना है, हमारा दायित्व, क्रेडिट वाली साइड में। रोकड़ हमारी संपत्ति, एसेट्स वाली साइड में। 1 अप्रैल को स्टॉक, एसेट्स वाली साइड में। और उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको टिक लगा दिया,
क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन होगा, उनके अमाउंट दे रखे होंगे, यहाँ पर आपको उनके अमाउंट लिखने हैं जो अमाउंट दे रखे हैं वो। और जब आप सारे अमाउंट लिख लोगे तो अब आपको क्या करना है, सारी डेबिट साइड का टोटल करना है। मान लो 40,000 रुपये आ गया, वैसे पूरी क्रेडिट साइड का टोटल करना है। वो भी बेटा याद रखना, अगर डेबिट 40 आई है तो क्रेडिट भी 40 आएगी, क्रेडिट 40 आई है तो डेबिट भी 40 आएगी। तो इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और आपको चैप्टर आ जाएगा, और आ क्या जाएगा बल्कि आपको चैप्टर आ गया। तो ऐसे आपका ये चैप्टर है बेटा ट्रायल बैलेंस, हमने आज सीखी है। शेष विधि पेपर में क्वेश्चन होगा, आइटम को लिख देना होगा, आपको पहचानना है कौन सा आइटम डेबिट में आएगा और कौन सा आइटम क्रेडिट में आएगा। ठीक है भाई। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप चाहे हमारे विद्यालय के बच्चे हो या फिर नहीं भी हो तो भी बेटा अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पर, कोई बात नहीं, पढ़ाई सबके लिए फ्री है, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके जो भी आपके चैप्टर में डाउट है आप मुझे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए किसी चैप्टर की, आपसे मुझसे पीडीएफ ले सकते हो। मैंने कहा पढ़ना सबका हक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना आपका हक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी चैप्टर है, जिसमें भी कोई टॉपिक में आपको डाउट, आप मुझे टॉपिक का नाम लिखकर भेज दो कि सर आप हमारा ये टॉपिक कंप्लीट करा दो, और बेटा मैं गारंटीड आपको वो टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व बनता है। अगर मैं सरकार से पैसे लेता हूँ तो मेरा उसका दायित्व है कि मैं उसके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ आप लोग को पढ़ाऊँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक किसी भी चैप्टर का कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, बिना घबराए बिना शर्माए। ये मैंने बोला मेरा उत्तरदायित्व, मेरी लायबिलिटी है कि अगर मैं वेतन प्राप्त करता हूं तो उस वेतन के बदले में आपको पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाऊं। तो आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी को भी डाउट है आप उससे भी कह सकते हो, आप भी मुझसे पढ़ सकते हो। मैंने कहा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती हैं, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार से मुझे मेरा वेतन मिल जाता है, वो मेरे लिए सफिशेंट है। बस अब मेरा दायित्व है कि भाई जो भी मैं अपने अंदर की यानी जो भी मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आपके साथ वितरित कर सकूं, यानी कि उस ज्ञान को मैं आप में वितरण कर सकूं, आपको बांट सकूं, और ताकि आप भी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी बन सको। तो इसी के साथ मैं इस क्लास से विदा लेता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।